regarding the examination and after examination. Very helpful in every way. He's a very good person, a great mentor, a great teacher. My चलिए, today we will discuss about demand forecasting. So what do you mean by forecasting? क्या मतलब होता है forecasting का? अनुमान लगाना। अनुमान लगाने का मतलब क्या होता है? हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा हूँ। अनुमान लगाना फोरकास्टिंग मतलब सही वर्ड मेरे ख्याल से नहीं होगा। अनुमान लगाना, अनुमान लगाना मतलब तुक्का लगाना हो गया। अनुमान लगाना फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग is the prediction of the future demand. अब प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर डिमांड कैसे करेंगे? सिक्का उछाल के नहीं, तो फिर कैसे प्रिडिक्ट करेंगे फ्यूचर? हाउ डू आई प्रिडिक्ट फ्यूचर? क्या कोई तरीका है क्या फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का? हाँ, करेक्ट है। प्रीवियस डेटा के बेसिस पे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, यानी कि फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अब देर आर सेवरल टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग, लेकिन उसके अपार्ट डेटा रीडिंग भी मेरे को आनी चाहिए। डेटा रीडिंग मतलब कि चलो मैं आपको 2 सेट ऑफ डेटा देता हूँ। मेथड तो आप बाद में अप्लाई करना, लेकिन बस आप डेटा को अभी देखो। दो सेट ऑफ डेटा आपको दिया हुआ है, पहला और दूसरा। क्या रीड कर सकते हो आप ये दोनों डेटा में से? व्हाट यू कैन रीड फ्रॉम दिस डेटा सेट? सेकेंड वाले में बढ़ ही रहा है। अच्छा, और फर्स्ट वाले में ऊपर नीचे हो रहा है? नहीं, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये जो फर्स्ट सेट ऑफ डेटा है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे डिमांड कांस्टेंट है। आप कहोगे सर कांस्टेंट कहाँ है? एक बार तो 80 आए, एक बार 76, एक बार 86, एक बार 82। कांस्टेंट कहाँ है? लेकिन मैं कहूँगा कि पहले सेट में डिमांड कांस्टेंट है, और दूसरे सेट का जो डेटा है ये मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिमांड जो है वो मेरी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अब डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो वो तो मेरे को दिख रहा है कि 68, 72, 73, 78, 79 और 86, तो इंक्रीजिंग डिमांड मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन पहले सेट में डिमांड कांस्टेंट है। कहाँ कांस्टेंट है? डिमांड तो अलग अलग है, हर साल अलग अलग डिमांड आ रही है, हर साल अलग अलग डिमांड आ रही है। पहला सेट जो है वो कांस्टेंट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड सेट जो है वो ट्रेंडिंग यानी कि कंटिन्यूस, इसमें ट्रेंड मेरे को दिख रहा है। सेकंड कंडीशन में मेरे को ट्रेंड दिख रहा है जो कि अपवर्ड ट्रेंड है। करेक्ट है। अब पहला सेट में मैं कह रहा हूँ कि डिमांड कांस्टेंट है, तो कैसे मैं कह रहा हूँ कि डिमांड कांस्टेंट है? हाँ जी, उसी के आसपास है। कहाँ आसपास है? एक 77 है, एक 86 है। चलो बच्चों, अगर आप
एक 50 mm का शाफ्ट बनाना चाहते हो, 50 mm डायमीटर का शाफ्ट बनाना चाहते हो, और आपने 100 शाफ्ट बनाए 50 mm के डायमीटर के, और उसके बाद आप चेक करते हो तो सारे शाफ्ट का डायमेंशन आपको एग्जैक्टली 50 mm मिलेगा। यस नो? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है कि कोई भी शायद शाफ्ट 50 mm का ना हो, 100 में से शायद एक भी शाफ्ट 50 mm का ना हो। कुछ शाफ्ट 50 mm से थोड़े ऊपर होंगे, कुछ थोड़े कम रह जाएंगे, करेक्ट है। लेकिन हम बोलते क्या है ये लॉट को, उस लॉट को हम कहते क्या है कि भैया ये 50 mm डायमीटर शाफ्ट का लॉट है। इज दैट क्लियर? लेकिन शायद उसमें कोई भी शाफ्ट 50 mm डायमीटर का नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये शाफ्ट जो है 50 mm डायमीटर के हैं। इज दैट क्लियर? तो वो जो वेरिएशन हो रहा है वो नेचुरल वेरिएशन है। जो डायमेंशन में आपको वेरिएशन दिखाई दे रहा है, इट इज नोन एज द नेचुरल वेरिएशन, करेक्ट है। तो यहां पे भी अगर आप देखो, अच्छा अब 50 mm से कितना वेरिएशन होगा, कितना वेरिएशन होगा ये डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रोसेस है वो कितना एक्यूरेट है। अगर लेस एक्यूरेट होगा तो ज्यादा वेरिएशन होगा, करेक्ट है। तो अगर आप यहां पे इस कंडीशन को देखते हो, फर्स्ट डेटा को अगर मैं एनालाइज करता हूं, फर्स्ट डेटा को अगर मैं एनालाइज करता हूं, तो ये जो डेटा मेरे को मिल रहा है वो एक कांस्टेंट डिमांड के आसपास ऊपर नीचे मूव कर रहा है। अगर इस डेटा को आप प्लॉट करो तो एक कांस्टेंट डिमांड के अराउंड ये डेटा जो है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों अगर ये कांस्टेंट डिमांड है तो इसका अगर मेरे को प्रिडिक्शन करना है तो मैं क्या करूँगा, ये सेंटर वैल्यू जो है उसको मैं कैलकुलेट कर दूंगा, बस मेरा काम खत्म। इज दैट क्लियर? अगर डिमांड कांस्टेंट है तो ये जो मीन लाइन है, ये मीन लाइन मेरे को कैलकुलेट करना है, और उसके पास मेरे पास तरीका है कि मैं सारे डेटा का एवरेज निकाल लूँ, तो ये मेरे को मीन वैल्यू मिल जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर की डिमांड जो है वो भी इस वैल्यू के अराउंड ही रहेगी, और उसमें जो भी होगा वो इनहेरेंट वेरिएशन होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? सो व्हेन आई एम सेइंग डिमांड इज कांस्टेंट, it means it is neither showing an upward trend nor it is showing a downward trend। ना तो डेटा में एक अपवर्ड डायरेक्शन दिखाई दे रहा है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे कि डिमांड जो है वो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट डिमांड का मतलब ये नहीं है कि हर साल एग्जैक्टली मेरे को सेम डिमांड मिलेगी, करेक्ट है। वो डिमांड में वेरिएशन होगा जो कि इंटरनल वेरिएशन है, इनहेरेंट वेरिएशन है, सिस्टम का वेरिएशन है जो कि होगा। इज दैट क्लियर? तो जब डिमांड कांस्टेंट होती है तो फोरकास्टिंग बहुत ही सिंपल काम है। अब सिंपली क्या करोगे, यू नीड टू कैलकुलेट द एवरेज। आप क्या करोगे, एवरेज आप कैलकुलेट कर लोगे। तो फोरकास्टिंग ऑफ कांस्टेंट डिमांड पहली मेथड है सिंपल एवरेज। चलिए जी, जितना डेटा आपके पास में था वो सारे डेटा का आपने एवरेज निकाल लिया, करेक्ट है? क्या समस्या है भैया? एवरेज निकाल लिया, बढ़िया काम तो किया। कोई दिक्कत? सिंपल एवरेज लेने में कोई दिक्कत? सिंपल एवरेज लेने में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? चलो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बंदे के 6 सेमेस्टर के नंबर लिख देता हूँ। ये एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि सिंपल एवरेज लेने से क्या दिक्कत थी।
ये एक बंदे के 6 सेमेस्टर के नंबर लिखे हुए हैं, इसके 7 सेमेस्टर का परसेंटेज मेरे को प्रिडिक्ट करना है। इसके 7 सेमेस्टर का नंबर मेरे को प्रिडिक्ट करना है। निकालो 6 सेमेस्टर का एवरेज निकालोगे? क्या दिक्कत जा रही है, क्या आपको लग रहा है? ये लग रहा है कि भैया पहले 3 सेमेस्टर के बाद लड़का पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, या पहले आया होगा बेचारा हिंदी मीडियम का रहा होगा, तो हिंदी के चक्कर में उसके 3 सेमेस्टर में नंबर कम आए होंगे, बाद में हिंदी ठीक अंग्रेजी ठीक कर लिया होगा, तो अभी नंबर उसके 78, 75, 80 पहले जो आ रहे थे वो 58, 60 के अराउंड थे। तो अगर ये मैं 6-7 सेमेस्टर का अगर मैं इसका एवरेज ले लूँ तो उसका 7 सेमेस्टर का प्रिडिक्शन जो है वो सही नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर मेरे को इसका 7 सेमेस्टर का मार्क प्रिडिक्ट करना है तो मैं देख रहा हूँ यार ये मार्क्स तो इसके ठीक आ रहे हैं लास्ट 3 सेमेस्टर के, तो मैं इसका 7 सेमेस्टर का जब प्रिडिक्शन करूंगा तो आई वुड लाइक टू टेक द मार्क्स ऑफ लास्ट 3 सेमेस्टर रादर देन पूरे मैं उसके 6 सेमेस्टर का एवरेज लूँ। बात समझ में आई? क्लियर हुआ ये पॉइंट कि अगर अपन इसके लास्ट 3 सेमेस्टर का एवरेज लेते हैं तो हम इसका जो प्रिडिक्शन कर पाएंगे 7 सेमेस्टर का वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा एज कंपेयर टू कि हम पूरे उसके 6 सेमेस्टर के मार्क्स का एवरेज निकालें। तो जब आप सिंपल एवरेज ले रहे हो तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है? सिंपल एवरेज जब आप ले रहे हो तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि क्या डिसएडवांटेज है? इक्वल वेटेज is given to all the data. सिंपल सी बात है, किसी बंदे का अभी क्या परफॉर्मेंस है वो मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है एज कंपेयर टू कि 5 साल पहले उसने क्या किया। इज दैट क्लियर? लेकिन जब मैं सिंपल एवरेज ले रहा हूं तो मैं 5 साल पुराना डेटा और आज का डेटा दोनों को मैं इक्वल वेट कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है लॉजिकली कि अगर अपने को प्रिडिक्शन करना है तो फ्यूचर क्या है उसका, अभी क्या कंडीशन है, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कि 5 साल पहले का डेटा क्या बोलता है। लेकिन जब आप सिंपल एवरेज ले रहे हो तो आप सारे डेटा को इक्वल वेटेज दे रहे हो। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द प्रॉब्लम विद द सिंपल एवरेज। नाउ वी हैव, इसको ओवरकम करने के लिए वी हैव एन पीरियड moving average. N period moving average. N period moving average में हम क्या करेंगे? N period यानी कि 3 पीरियड या 6 पीरियड मूविंग एवरेज निकालना है, 9 पीरियड मूविंग एवरेज निकालना है, तो जो रिसेंट 3 पीरियड मूविंग एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा? रिसेंट 3 सेमेस्टर का डेटा ले लूंगा और उसका एवरेज निकाल लूंगा। अगर मेरे को 6 पीरियड मूविंग एवरेज निकालना है तो मैं रिसेंट 6 पीरियड का डेटा ले लूंगा और उसका एवरेज निकाल लूंगा। तो ये तो टेक्निक मेरे को बढ़िया लग रही है, इसमें क्या समस्या होगी भाई? इस टेक्निक में क्या समस्या होगी? एन पीरियड मूविंग एवरेज लास्ट 3 महीने का डेटा ले लो, एकदम रिसेंट डेटा है और उससे आप प्रिडिक्ट कर लो। लास्ट वाले का इक्वल वेटेज दे रहे हैं तो पीरियड और कम कर लो। इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है मेरे भाई कि आप जो प्रीवियस डेटा है उसको कंप्लीटली निगलेक्ट कर रहे हो। आपके पास जो 5 साल का डेटा है आपने तो बस 2 महीने का डेटा निकाल लिया और आपने एवरेज निकाल लिया, तो जो प्रीवियस डेटा है उसको आपने टोटली एलिमिनेट कर दिया। अभी मेरे को मूविंग एवरेज लेना है तो कितने महीने का मूविंग एवरेज लेना है, कैसे फाइंड आउट करूंगा? 3 महीने का लेना है कि 6 महीने का लेना है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब आप एन पीरियड मूविंग एवरेज ले रहे हो तो इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि पास्ट डेटा is completely
ignored, एन पीरियड मूविंग एवरेज में हमारा जो पास्ट डेटा है वो कंप्लीटली इग्नोर हो जा रहा है। तो अब हम एक दूसरी मेथड यूज करते हैं, तीसरी मेथड, इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज में क्या होगा कि जो भी डेटा मेरे पास में है से अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हर डेटा का वेट असाइन करूँगा। से 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.2 तो कितना हो गया, और 0.4, ये सारे वेट का सम जो है, दिस इज द वेट एंड द समेशन ऑफ ऑल द वेट्स मस्ट बी इक्वल टू 1। दिस इज द डिमांड एंड दिस इज द वेट। तो डिमांड फोरकास्ट जो मेरे को मिलेगा, दैट इज द समेशन ऑफ डिमांड इनटू वेट। दैट इज द समेशन ऑफ डिमांड इनटू वेट। क्लियर है? ये देखिए, अगर मेरे को फोरकास्ट करना है, एवरेज निकाल रहा हूँ लेकिन इसमें वेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी 60 इंटू 0.1 प्लस 58 इंटू 0.1 प्लस 63 इंटू 0.2 प्लस 60 इंटू 0.2 प्लस 66 इंटू 0.4। करेक्ट? तो भैया इसमें अपन ने सारा डेटा, प्रीवियस डेटा यूज भी किया, और जो रिसेंट डेटा था उसको मैंने ज़्यादा वेट दिया। जो पुराना डेटा था उसको भी मैंने कंसीडर किया है, लेकिन उसका वेट मैंने कम कर दिया है, 0.1 किया हुआ है, और जो रिसेंट डेटा है उसका वेट मैंने 0.4 किया हुआ है। ठीक बात है जी? अभी इसमें क्या समस्या, इसमें भी समस्या है। इसमें भी समस्या है तो बता क्या है भाई नीलेश? हाँ, नेगलेक्ट कहाँ किया हूँ? किसी को भी नेगलेक्ट नहीं किया हूँ मैं। वेट, इसमें समस्या ये है कि भैया ये वेट मैं दिया हूँ, जो मैं वेट असाइन किया हूँ, ये कैसे असाइन किया हूँ? तो मेरे पास कोई साइंटिफिक मेथड एज सच है नहीं जिसके हिसाब से मैं बोलूँ कि यार फिफ्थ डेटा का वेट 40% है और फोर्थ पीरियड के डेटा का वेट 20% है। तो मेरे पास कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है जिससे कि मैं सारे पीरियड के वेट को असाइन करूं। क्लियर हुआ बच्चों ये बात? तो वेटेड एवरेज में मैं पूरे डेटा को कंसीडर भी कर रहा हूं। वेटेज एवरेज में मैं जो रिसेंट डेटा है उसको ज़्यादा वेट किया हूं एज कंपेयर टू द पास्ट डेटा को, लेकिन फिर भी इसमें प्रॉब्लम है कि वेट असाइन करने के लिए मेरे पास कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। बात समझ में आई? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2, तो आप मेरे से पूछ सकते हो सर ये 0.2 क्यों लिखे हो, यहाँ पे 0.4 क्यों लिखे हो? तो उसका आंसर मेरे पास में होना चाहिए, जो कि लॉजिकल आंसर हो। ऐसा नहीं कि मैं मैनेजर हूँ, मेरा मन मैं 0.4 लिखूंगा, यहाँ 0.2 लिखूंगा, देखो जो करना है वो कर, ऐसा नहीं होगा। मेरे को उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भैया ये 0.4 यहाँ पे कैसे आया सर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो वेटेड एवरेज में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि वेट असाइन करने का हमारे पास में कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए, तो इसका डिसएडवांटेज हम लिख लेते हैं। There is no scientific
method to assign weights। तो बच्चों वेट को असाइन करने का कोई हमारे पास मेथड नहीं है, ये डिसएडवांटेज है वेटेड एवरेज का। इसके बाद वेटेड एवरेज हो गया। देन वी हैव n पीरियड वेटेड एवरेज। क्या होगा n पीरियड वेटेड एवरेज? n पीरियड वेटेड एवरेज क्या होगा? n पीरियड मूविंग एवरेज में क्या करते हैं? पास्ट n पीरियड के डेटा का सिंपल एवरेज ले लेते हैं। अभी n पीरियड वेटेड एवरेज करना है तो पास्ट n मंथ का डेटा का हम वेटेड एवरेज लेंगे। इज दैट क्लियर? अगेन यहाँ पे भी प्रॉब्लम वही आ रही है, दो प्रॉब्लम आ गई। एक तो प्रीवियस डेटा को मैं निगलेक्ट कर दिया, और दूसरा हाउ डू आई असाइन द वेट, क्योंकि यहाँ पे वेटेड एवरेज ले रहा हूँ तो मेरे को वेट असाइन करना पड़ेगा। n पीरियड के लिए ही करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो दैट इज द डिसएडवांटेज। अब इसका सॉल्यूशन जो है दैट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। According to exponential smoothing, forecast of n plus 1 month या n plus 1 period is equals to the forecast of nth period plus alpha times the difference between the actual demand and forecast of nth period। फोरकास्ट ऑफ n प्लस 1 पीरियड, n प्लस 1 पीरियड का जो फोरकास्ट होगा वो n पीरियड का फोरकास्ट प्लस अल्फा इनटू इस महीने के डिमांड और फोरकास्ट के बीच का डिफरेंस। ठीक है भैया? ठीक है। ये क्या हो गया सर, ये तो कोई डेटा वेटा दिखाई नहीं रहा है, इसमें तो खाली एक महीने का डेटा आ रहा है। सबसे आखिरी में मेथड लिखी है तो सबसे अच्छी होनी चाहिए, तो समझ ही नहीं आ रही। इसमें तो कोई डेटा है ही नहीं, सिर्फ एक महीने का डेटा यूज हो रहा है कि नहीं? ना बेटा, इसमें एक महीने का डेटा नहीं यूज हो रहा है। इसमें जितने डेटा आपके हैं वो सब के सब यूज होंगे और ऑटोमेटिकली उनका वेट कम होता जाएगा। कैसे? कैसे? सारे डेटा इसमें यूज हो रहे हैं। FN, ठीक बात है। अब जब मैं FN प्लस 1 निकाला तो मैं FN को यूज़ किया। अभी जब मैं FN को यूज़ करूंगा तो मैं डिमांड ऑफ n-1 यूज़ करूंगा। देन आई विल यूज़ द डिमांड फॉर n-1 मंथ, और फोरकास्ट ऑफ n-1 निकालने के लिए आई हैव टू यूज़ द डिमांड ऑफ n-2 मंथ। करेक्ट है? तो कुल मिला के जितना भी डेटा मेरे पास में होगा वो सारा डेटा यहाँ पे यूज़ होगा, और साइमल्टेनियसली जो पुराना डेटा है उसका वेट ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। और मैक्सिमम वेट जो है वो जो रिसेंट डेटा होगा
उस डेटा को मेरे को सबसे ज़्यादा वेट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो इसको अपन एक्सपांड करें। सर वो अल्फा क्या है? अल्फा एक कांस्टेंट है। अल्फा एक कांस्टेंट है। अल्फा को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कांस्टेंट। अल्फा इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कांस्टेंट। और अगर अपन इसको एक्सपांड करते हैं तो फोरकास्ट ऑफ n+1 मंथ मेरे को मिलेगा अल्फा टाइम्स डिमांड ऑफ n मंथ प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा ऑफ डिमांड ऑफ n-1 मंथ प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर डिमांड ऑफ n-2 मंथ। अगर हम इस सीरीज़ को एक्सपांड करते हैं, अगर इस सीरीज़ को हम एक्सपांड करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल रहा है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो अगर अपन वेट देखें तो पहले मंथ का वेट आया अल्फ़ा, दूसरे मंथ का वेट अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, तीसरे मंथ का वेट हुआ अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो ये जो सीरीज मेरे को मिल रही है, दिस सीरीज इन द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ये सीरीज जो है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, करेक्ट है। व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीरीज? क्या होता है? a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r तो यहाँ पे जो सीरीज मिल रही है इसका फर्स्ट टर्म जो है वो a इक्वल टू अल्फ़ा है और r इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा है। इज दैट क्लियर? तो सम ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, करेक्ट है भैया? तो सम क्या आ गया? 1। तो बच्चे ये जो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग है ये एक्चुअली कौन सी मेथड है? देखो अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज ऑल द वेटेज ऑफ डिफरेंट डिमांड्स, करेक्ट है। और वेटेड एवरेज में क्या होना चाहिए? सारे डिमांड का सम जो है वो 1 आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे सारे डिमांड को सम करो, सारे डिमांड को आप सम करो तो इस सीरीज़ का सम जो है वो 1 मेरे को मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो मेथड है वो वेटेड एवरेज ही है, लेकिन यहाँ पे ऑल प्रीवियस डिमांड का वेटेज जो है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड होता जा रहा है। अब यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक चीज़ डिसाइड करनी रह जाती है, क्या क्या डिसाइड करना है यहाँ पे मेरे को? सब कुछ तो मेरे पास में है, जल्दी बोलो यार। सब कुछ है तुम्हारे पास में। आपको डिमांड FN चाहिए
नेक्स्ट मंथ की डिमांड फोरकास्ट करने के लिए, करेक्ट है। तो एफ एन आप निकाल लोगे प्रीवियस ईयर का डेटा यूज करके, करेक्ट है। अल्फा है क्या तुम्हारे पास में? यस और नो? डू यू हैव द अल्फा? तो वन थिंग यू हैव टू डिसाइड, एक चीज अभी आपको भी डिसाइड करनी पड़ेगी और वो है वैल्यू ऑफ अल्फा। अब ये अल्फा की वैल्यू अपन कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि मेरी डिमांड जो है वो रिलेटिवली स्टेबल डिमांड है। अगर डिमांड स्टेबल होगी, स्टेबल मतलब कि बहुत कम वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, हल्का फुल्का वेरिएशन है। अगर स्टेबल डिमांड है तो आप अल्फा की लोअर वैल्यू रखोगे, जिसकी वजह से आप पुराने जो डिमांड्स हैं उनका भी वेटेज आप लगभग बराबर रख सकते हो। लेकिन अगर आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, जब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है उस समय कौन सी डिमांड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जो रिसेंट डिमांड है। तो उस समय अपन क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू को हम ज़्यादा रखेंगे। अल्फा की वैल्यू को जब मैं ज़्यादा रखूंगा तो मेरे रिसेंट डिमांड का वेटेज ज़्यादा आएगा और प्रीवियस डिमांड की वैल्यू जो है वो का वेट जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। एम आई करेक्ट? तो अगर डिमांड स्टेबल है, अगर डिमांड स्टेबल है तो हम अल्फा का क्या रखेंगे, अल्फा की वैल्यू हम कम रखेंगे। और अगर डिमांड में फ्लक्चुएशन हो रहा है तो रिसेंट डिमांड मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उस समय हम अल्फा की हायर वैल्यू रखेंगे। हायर वैल्यू रखने से क्या हो रहा है, मेरी रिसेंट डिमांड को ज़्यादा वेट मिल जाएगा और जो प्रीवियस डिमांड्स है उनका वेट कम हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा ये? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? चलिए बच्चों, ये था अपना डिमांड फोरकास्टिंग फॉर द कांस्टेंट डिमांड। और अगर डिमांड ट्रेंडिंग होता है तो उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, वहाँ पे अपन क्या क्या रखना है उसमें बता तो दिया। अभी तेरी कंपनी में क्या हो रहा है मैं बैठ के वहाँ पे बताऊँगा क्या? सब यही क्लास में मालूम चल जाएगा। हाँ, एग्जाम में अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा, आप खुद से डिसाइड नहीं करना है। एग्जाम में दिमाग लगाना नहीं है कि अल्फा का वैल्यू क्या रखूंगा, एग्जाम में अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा। बाकी प्रैक्टिकली तो आपको अपने डेटा को एनालाइज करके हाँ यूज़ करना पड़ेगा कि सही वैल्यू आपको अल्फा का क्या रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे अल्फा का वैल्यू आपको दिया रहेगा। एग्जाम में आपको दिमाग नहीं लगाना है कि मैं अल्फा का वैल्यू कम रखूँ या ज़्यादा रखूँ, राइट। चलिए, अब ये हो गया अपना कहानी जो है वो कांस्टेंट डिमांड का है। नाउ अगर ट्रेंडिंग डिमांड होती है, तो आपने को कुछ नहीं करना है, आपने को सिंपली रिग्रेशन एनालिसिस करना है। तो उस डिमांड के डेटा को यूज़ करके, डिमांड के डेटा को यूज़ करके अपने को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। चलिए पहले इसका एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं अपन। कांस्टेंट डिमांड का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बेटा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स लिखा हुआ है, इसका चलो 80 6 पीरियड का डिमांड दिया है। इसमें रिसेंट डिमांड कौन सी है? 1 वाला जो है वो सबसे पुराना डेटा है और 6 वाला जो है वो सबसे रिसेंट डेटा है। इज दैट क्लियर? फोरकास्ट द डिमांड फॉर 7th period using first simple average, second 3 period moving average, third
वेटेड एवरेज बीस 50। ये वेट लिखा हुआ है 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 एंड 0.25। Exponential smoothing, alpha is equals to 0.2, forecast of sixth period equal to simple average। फोरकास्ट जो है, दो चीज़ चाहिए मेरे को, फोरकास्ट चाहिए तो फोरकास्ट जो है वो आप मूविंग एवरेज के बराबर ले लेंगे। इज इट क्लियर? चलिए फटाफट सॉल्व करिए। चलिए सिंपल एवरेज यहाँ पे निकालना है, कोई दिमाग लगाने वाला कोई गेम तो है नहीं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं नहीं, सिंपल वही बनेगा तुम्हारा एवरेज। द सेल ऑफ लॉस फॉर ईयर फोरकास्ट। ठीक है चलो फिर कल करते हैं इसको।